वो कमरे में जो ही दाखिल हुआ, अलीज़े को मदहोश सोते देखकर वो जी जान से चल गया। सोते हुए उसकी सूरत मासूम बहुत भली लग रही थी, मगर उसको सख्त ज़हर लग रही थी। जाने बाबा को क्या भूत चढ़ा था अलीज़े को उसकी दुल्हन बनाने का। उसके ख़याल में वो एक जाहिल गंवार थी, पर उसको देखकर वो हैरान भी हुआ था। वो लग 16 साल की रही थी, पर बाबा के मुताबिक वो 18 साल की थी। वो हैरानगी से उसको देख रहा था जब वो उठ गई। अरे, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। वो उठ गई। कह तो ऐसे रही है जैसे पता नहीं कितने दिनों से जानती है। वो चिढ़कर सोचने लगा। वो उसकी सुने बगैर ड्रेसिंग रूम में चला गया। वो आया तो अलीज़े खुशगवार मुस्कान चेहरे पर सजाए उसी को देख रही थी। क्या है? वो चिढ़कर बोला। पता नहीं, बस आपको देखने को जी जा रहा है। वो कंधे उचकाकर बोली। अच्छा, तो देखती रहो, जब थक जाओ तो लेट जाना। वो उसको घूर कर बोला और खुद बेड पर लेट गया। वो भी लेट गई उसके कंधे पर सर रख कर। वो फौरन दूर हुआ था। तुम पागल हो गए क्या? वो चिढ़ा था। वो मुस्कुरा दी। आपके लिए। वो मुस्कान चेहरे पर सजाए कंधे उचकाकर बोली। वो खामोश रहा। अलीज़े दोबारा लेट गई। अलीज़े बेबाक अंदाज में उस पर झुकी थी। उसने उसको थक्का दिया था। उफ, इतनी जोर से लग गया बेड का कोना। अलीज़े ने कोनी को दबाते हुए चिढ़कर कहा। दफ़ा हो जाओ। वो धाड़ा। वो सहम गई थी और थोड़ा सा दूर हो गई थी। अपनी बात का असर होता देख कर वो भी पुरसकून से अंदाज में लेट गया। गद्दी को खुद में पीछे वो नींद में जाने को तैयार था जब अलीज़े ने उसको हिला दिया था। हाय, काश इसकी जगह मैं आ जाऊं। वो दांत निकाल कर गद्दी की जानिब इशारा करके बोली। वो डर गया था, तभी आंखें खोल कर देखा, मगर उसकी बात सुनकर उसका जी चाहा अलीज़े को उठाकर पटक दे। तुम हद से बढ़ रही हो, तो आप मेरी हदूद बता दें। वो उसका कंधा पकड़ कर बोली। तुम्हें दूर रहकर बात करना नहीं आती? वो झिंझलाया था। उसने कंधे उचका दिए। खुदा का वास्ता है, मुझे सोने दो। वो उसके सामने हाथ जोड़कर बोला। वो खिलखिला दी। पर आज हमारी वेडिंग नाइट है, वो मुस्कुराकर बोली। तो वो तीखी नजरों से उसको घूर कर बोला। वो सुर्ख पड़ गई थी और चेहरा झुका लिया था। औहद को हंसी तो बहुत आई थी, मगर उसने दुबा ली थी। ओ बीबी, वेडिंग नाइट को छोड़ो और सोती बनो। वो रोब से बोला। वो उसके सीने पर सर रख कर लेट गई। ऐसे सोने देंगी तो सोऊंगी, वरना नहीं। उसकी बात सुनकर वो शशदर ही तो रह गया था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो हैरत से बोला। क्यों, इसमें खराब होने वाली क्या बात है? हर नई नवेली बीवी अपने शोहर से ऐसे ही चौंचले उठाती है। वो आम से लहजे में बोली। अच्छा, तुम्हें कैसे पता है? वो दिलचस्पी से बोला। नॉवेल्स में पढ़ा है। वो शमाहर से भरपूर लहजे में बोली। बस लड़कियों के पास इसलिए ही तो फारिग दिमाग होता है। उसने घूर कर देख कर कहा। वो चिढ़ गई। ऐसी बात भी नहीं है। अच्छा, फिर कैसी बात है? वो गोनूदगी भरे लहजे में बोला। अलीज़ा ने सर उठाकर उसको देखा और उसको झिंझोड़ दिया। अब क्या मुसीबत है? वो चिल्ला उठा था। मुझे भूख लगी है। वो मुंह बसूर कर बोली और कजी चाहा उसका मुंह बांध दे। दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं कह रहा हूँ, दफ़ा हो जाओ। वो चिल्लाया था। आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि मिस्टर ओखत सलमान को सोते हुए जगाए, और वो ये काम बखूबी सर अंजाम दे रही थी। अगर 2 मिनट के अंदर तुम्हारी आवाज़ बंद ना हुई तो मैं बाहर तुम्हें बिठा कर आ जाऊँगा। वो उसको वार्न करते बोला। सख्त ठंड में भला कैसे वो बैठ सकती थी? तभी फ़ौरन दूसरी जानिब मुँह करके लेट गई। ओखत मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता लेट गया। वो जो यूनिवर्सिटी जाने के लिए उठा तो उसको सोता पाया। मुँह ही मुँह में बड़बड़ाता ज़ोर से वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता अंदर घुस गया। अलीज़े जो मुँह खोले सो रही थी, फ़ौरन ठर कर उठ गई और वॉशरूम की तरफ देखा। बंदा कुछ तो तमीज़ सीख ही लेता है। इतने हो गए हैं, अपने से बड़ी लड़कियों को पढ़ाते हैं और हरकतें बच्चों वाली। वो चिढ़कर सोचने लगी और उठ गई। थोड़ी देर बाद वो आ गया था और उसकी तरफ एक चिढ़ती हुई नज़र डालकर अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। अलीज़े भी उसको देख देख कर चिढ़ रही थी। कपड़े चेंज करके जब वो आया तो अलीज़े एलईडी के सामने बैठी कार्टून देख रही थी। या अल्लाह, मेरी किस्मत में क्या तूने यही नमूना लिखा था? और खदरोनी सूरत लिए ऊपर देख कर बोला। अलीज़े ने एक तीखी निगाह उस पर डाली। कुछ कहा? नहीं, तुमसे कहकर जाना कहाँ है? वो बड़बड़ाते हुए तैयार होने लगा। अलीज़े ने कंधे उचकाए और कार्टून देखने लगी। यूं ही वो टाई बांधने लगा। अलीज़े का कहका हवा में बुलंद हुआ था। औखद ने उसको देखा था। क्या हो गया? वो खुद का तसल्ली बख्श जायज़ा लेकर बोला। ये पटा क्यों बांध रहे हो? ऐसे लग रहा है जैसे वो कुत्ते को पटा नहीं बांधते, वो बांध रहे हैं। वो खिलखिलाकर बोली। आहत का पारा आसमान को पहुंच गया था। जाहिल हो ना तुम, तुम्हें क्या पता टाई क्या होती है? पता नहीं कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं जाहिल लोग। वो गुस्से से कहता बाल बनाने लगा। अलीज़े ने गुस्से भरी निगाह उस पर डाली थी और मेज़ पर पड़े जूस के जग पर। उसने मिनट नहीं लगाया था जूस का जग उठाने में, और एक ही बार सारा जूस उस पर अच्छे से अंडेल दिया था।
ओह माय गॉड! मेरी नई शर्ट! ओहद चिल्लाया था। अलीज़ा ने खिलखिला कर उसको देखा था। तुम्हें मिनट ना लगे यहाँ से दफ़ा होने में। 1 मिनट में दफ़ा हो जाओ वरना। वो बमुश्किल गुस्सा ज़ब्त करके बोला। वरना क्या? वो कंधे अचकाकर नडर अंदाज में बोली। वरना मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे फेंक दूंगा। नहीं, ऐसा मत कीजिएगा प्लीज़। मुझे डर लगता है। हाँ, मैं डर गई, उसने मुंह बनाकर कहा और बाहर निकल गई। मुसीबत! वो गुस्से से कहता नई शर्ट निकालने लगा। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। औखत सुलेमान अहमद को सलाम करते हुए बोला। एक नज़र उस पर डाली जो खफा खफा से बैठी थी। औखत, ये सब क्या है? तुमने हमारी बेटी को कमरे से निकाल दिया। सुलेमान नाराज़गी भरे लहजे में बोला। बाबा जान, वो और ताया जान, उन्होंने रात मुझे कुछ खाने को भी नहीं दिया। मुझे इतनी भूख लग रही थी। वो मुंह बसूर कर बोली। बाबा, ये डायन मैं आपको बता रहा हूँ वक़्त से पहले मुझे बूढ़ा कर देगी। ये देख रहे हैं आप मेरे बाल? इतना यूनिवर्सिटी के बच्चों ने नहीं खपाया होगा जितना मुझे इस लड़की ने खपाया है। मेरे ये बाल आप देख लेना, अगले ही साल सफ़ेद हो जाएँगे। वो सख़्त नाराज़ लग रहा था। सुलेमान साहब उसकी बात सुनकर हँस पड़े थे। अच्छा, अच्छा बस करो, अब लग रहे हो भला के पहले दिन के दुल्हा-दुल्हन हो। औक़त ख़ामोश रहा था जबकि वो पूरी तरह खाने में मशगूल। सुलेमान साहब उसको देखकर हँस पड़े थे। ओके बाबा, अल्लाह हाफ़िज़। लैपटॉप का बैग उठाता वो चला गया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, वो मुस्कुरा कर बोले। आखिर मुझे भी जाना है आपके साथ। वो फ़ौरन उसके बाजू पकड़ कर बोली थी। सलमान साहब के सामने अपने बाजू उसके हाथ में देख कर वो शर्मिंदा हो गया था और सख्ती से हाथ छुड़ाया था। तुम जैसों के लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, वो उसके चश्मे के कपड़ों पर चोट करके बोला था। अनीज़े तुम्हारे सदमे की उसको देख रही थी। वो लंबे लंबे डग बरता निकल गया जबकि वो कुर्सी पर बैठकर रोना शुरू कर चुकी थी। सुलेमान साहब की अब शामत आनी थी। वो लेक्चर दे रहा था जब उसका मोबाइल बजा था। उसे याद ही नहीं रहा था मोबाइल साइलेंट पर करना। उसने निकाल कर देखा तो अलीज़े का नंबर था। वो नंबर बाबा का पुराना नंबर था जो उन्होंने अलीज़े को दिया हुआ था। उसने काट दिया और दोबारा से लेक्चर में बिज़ी हो गया था। मगर वो भी एक नंबर की धीर थी, बार बार कॉल कर रही थी। एक्सक्यूज़ मी स्टूडेंट्स। वो गुस्सा ज़ब्त करता बाहर आया और कॉल उठाई। क्यों मर रही हो? क्या मुसीबत है? वो दबे दबे गुस्से से बोला। वो मुझे कहना था कि क्या कहना था? वो गुस्सा ज़ब्त करते बोला। आप गुस्से तो नहीं होंगे ना? वो थूक निगलती बोली। मैं बंद कर रहा हूँ। उसकी धमकी असर कर गई थी। चॉकलेट्स का पूरा डब्बा लेते आइएगा। वो चहक कर बोली। क्या? तुम इतनी देर से मुझे इसलिए फ़ोन कर रही थी? वो सदमे से दबी दबी आवाज़ में बोला। तो आपको क्या लगा कोई प्यार की बातें करनी होंगी मुझे? वो चहक कर बोली। मर जाओ। गुस्से से कहते उसने फ़ोन बंद कर दिया और अंदर क्लास में चला गया। ओहद स्टाफ रूम में सबके साथ बैठा था और उसके साथ-साथ मोबाइल पर टेक्स्टिंग भी कर रहा था। यार ओहद, तूने भी शादी का लड्डू खा लिया? कामरान ने चहक कर कहा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुए थे। यार अब खा तो लिया है पर हमसे पूछ कितना कड़वा होता है। सरजवार ने दिल पर हाथ रखकर कहा था। ओहद ने मुंह बसूर लिया। यार पता नहीं बाबा को क्या इतनी जल्दी थी, सब हंसने लगे थे। हम तो तुम्हारा ही इंतज़ार करते रह गए ओहद। मिस मलिहा ने मसनूई अफसोस से कहा था। सब हंस पड़े थे, वो भी हंस दिया। वक्ती तौर पर बहल गया था पर घर जाकर वही अलीज़े की चक चक। अच्छा, वाइफ को कभी यूनिवर्सिटी तो लाओ, मिस दानिया बोली थी। बस बस, घर तक ही महदूद रहने दे उसे। वो तो पक्की मुसीबत है, एक ही दिन में मेरी नाक में दम कर दिया है। यहाँ आकर पता नहीं क्या करेगी। मैं जो यूनिवर्सिटी में सर खड़ूस से मशहूर हूँ, उसके आने के बाद सर जन मुरीद से मशहूर हो जाऊँगा। हाय रे मेरी किस्मत! ओहद का बस नहीं चल रहा था। अभी रोने लग जाएं। बस फिर तो भाई तू गया काम से। कामरान ने कहका मार कहा था। वो सब एक साथ हंस पड़े थे। तभी बेल हुई थी और वो सब अपनी अपनी क्लासें लेने चले गए। वो थका हारा 6 बजे घर आया तो अलीज़े बाहर लॉन में बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए प्यार कर रही थी। वो भी उसी के पास चला आया था। पिंक और वाइट कॉम्बिनेशन की शॉर्ट फ्रॉक और शॉकिंग पिंक दुपट्टे को गले में डाले, लंबे बालों को पोनी में कैद किए, खुद से बेखबर वो उस बिल्ली के बच्चे में खोई हुई थी। उसके चेहरे पर मासूमियत का राज था। गीली घास पर नंगे पाँव थी वो। जूते तो पहन लो, सर्दी लग जाएगी। वो वहीं उसके पास बैठते हुए बोला। अलीज़े ने चेहरा उठाकर उसको देखा। चेहरे पर लिटें फैली हुई थी। ये हटा दे प्लीज़। वो बिल्ली के बच्चे को सुलाते हुए बोली। उसने आहिस्तगी से उसके चेहरे से लिटें हटा दी। ये देखें, ये बिल्ली की बच्ची, मैंने इसका नाम क्रिस्टी रखा है। वो चहकर बिताने लगी। वो हंस दिया। बिल्ली की बच्ची नहीं, बिल्ली का बच्चा। जो भी है, कितनी प्यारी है ना। अब मैं उसे अपने साथ सुला लूँगी, ये हमारी बच्ची होंगी। वो उसको प्यार से देखकर बोली। ओहद ने सदमे से गंग होकर उसको देखा। ये जानवर का बच्चा अब हमारा बच्चा होगा? वो मुँह खोले बोला। तो और क्या? वो खड़े होकर बोली।
या अल्लाह! वो ज़ोर से कहता अंदर बढ़ गया। इन्हें क्या हो गया? वो नासमझी से बड़बड़ाई। खैर छोड़ो, क्रिस्टी आओ तुम्हें दूध दूँ। वो उसे लिए अंदर बढ़ गई। अलीज़ा क्रिस्टी को सुला रही थी मगर वो बार-बार उठकर म्याऊँ म्याऊँ शुरू हो जाती। अब अलीज़ा चिढ़ गई थी तो अभी ओखत अंदर आया। सुने, ओखत ने एक खफ़ासी नज़र उस पर डाली। ये सो नहीं रही, कैसे सुलाऊँ इसको? आपको बच्चे सँभालना आता है क्या? वो मुँह बसोर कर बोली। ओखत ने दीवार को देखा फिर उसको। हाँ, जैसे मैं तो 10-10 बच्चों का बाप हूँ ना, वो चिढ़कर बोला। एक तो आपको सही से जवाब भी देना नहीं आता। खैर मेरी चॉकलेट्स, वो याद आने पर बोली। कौन सी चॉकलेट्स? कोई चॉकलेट नहीं लाया मैं। रात के 12 बज रहे थे और उसको अब याद आ रही थी। क्या? मुझे चाहिए, अभी चाहिए। वो रोना शुरू हो चुकी थी। या अल्लाह चुप कर जाओ, सुबह ला दूंगा प्लीज़। वो हाथ छोड़कर बोला। नहीं मुझे अभी चाहिए। वो रोते हुए बोली। अच्छा अच्छा बस चुप करो, बाबा सुन लेंगे, ला देता हूँ। वो रोनी सूरत बनाकर बोला। हाय आप कितने अच्छे हैं। उसने खुश होकर ओहद के गाल पर किस की थी। ओहद ने मुंह चिढ़ाकर उसको देखा और बाहर चला गया। कंजूस, वो नाक चढ़ाकर कहती दोबारा से क्रिस्टी को सुलाने लगी। सुलेमान साहब बिजनेस टूर पर आउट ऑफ कंट्री जा रहे थे, या कह सकते थे वो अलीज़ी और अहद को अकेले में कुछ वक्त गुजारने देना चाहते थे। बाबा, ये लाजमी है क्या जाना? अहद उदास हो रहा था। 1 महीने की तो बात है बेटा, जल्दी आ जाऊंगा। तुम अलीज़ी और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। वो उसको प्यार करके बोले और उसने सर हिला दिया और उनका बैग उठा लिया। वो अलीज़ी को प्यार करते बाहर आ गए। सुलेमान साहब को छोड़कर जब वो वापस आया तो अलीज़े तैयार होकर उसका इंतज़ार कर रही थी। ग्रीन शॉर्ट शर्ट और वाइट कैपरी पहने, सर पर ग्रीन स्कार्फ लिए, बगैर चश्मे के वो उसका इंतज़ार कर रही थी। वो वाकई बहुत प्यारी थी। गंदमी रंगत, शरबती आंखें मामूल से ज़्यादा चमक रही थी। नाक में पहनी नाजुक सी नोज पिन उस पर बेइंतहा जच रही थी। वो यकटक उसे देख रहा था। अलीज़े कंफ्यूज सी हो रही थी उसकी नज़रों से। वो अंकल बोल कर गए थे आप मुझे कहीं घुमाने लेकर जाएंगे। अच्छा, किधर? वो उसका बाजू पकड़कर अपने करीब करते हुए बोला। अलीज़ा घबरा गई थी। क्या है? दूर होकर बात करना नहीं आती? वो तेज़ी से बोली थी। उसकी बात पर ओहद को हंसी आ गई थी। अच्छा, और उस दिन जो तुम चिपक रही थी वो? वो शरारत से बोला। वो तो बस मेरा दिमाग ख़राब था। वो कंधे झुकाकर बोली। हाँ ये तो है। वो उसकी सुर्ख होती छोटी सी नाक दबाकर बोला। उफ दर्द होती है। वो चिढ़कर बोली। वो हंस दिया। अच्छा ठीक है, बताओ किधर जाना है तुम्हें? वो मुस्कुराकर बोला। वो आज उसको अच्छी लग रही थी। दिल चाह रहा था उसकी सारी बातें मान लें। हम सिनेमा जाएंगे। वो चहक कर बोली। हाँ क्यों नहीं। उसने सर हिलाया। चलें? नहीं पहले मैं चेंज कर लूँ। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जाने लगा। अरे रुके, मैं आती हूँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। वो नीचे से चिल्लाई। अच्छा। वो वहीं रुक गया। वो फूली सांसों से उसकी तरफ देखने लगी। मैं जब बुलाऊं तब आना, वो उसको कहती अंदर चली गई। ओहद की नज़र एक पत्थर पर पड़ी थी। वो उसको उठाने को झुका था और जो ही उसने उसको उठाया और खींचा था, अंदर से एक चीख बरामद हुई थी। ओखत बेहद डर कर हाथ खींचा था और अंदर देखा जहाँ अलीज़े चीख रही थी और इधर से उधर चक्कर मार रही थी। वो एक ही जस्ट में अंदर पहुंचा था। क्या हुआ? वो छिपकली। तुमने उस पत्थर को क्यों खींचा? वो चिल्लाई थी रोते रोते। ओहद की समझ में सारी बात आ गई थी। वो दूर हो गया था। अलीज़े बार बार अपने कपड़े झाड़ रही थी। बिलाखिर उसको छिपकली अपने कंधे पर नजर आई थी। ओखद, हटाओ इसे प्लीज़, हटाओ। वो छलांगे मार मार कर चीख रही थी। ओखद ने बमुश्किल अपनी हंसी रोकी। तुमने खुद ही ऐसा किया है, अब भुगतो। वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया है। शायद उसकी बदकिस्मती कह ले, वहाँ भी पत्थर रस्सी से बंधा पड़ा था। वो जो ही अंदर गया उसका पाँव रस्सी पर पड़ा था। ऊपर से मैंडिक उछलता हुआ उस पर आ गिरा था। आहत चीखता हुआ बाहर निकला था। अलीज़े नकली छिपकली फेंक चुकी थी और अब उसको डरता हुआ देख कर हंस रही थी। पूरे कमरे का वो इधर से उधर चक्कर मार रहा था। हटाओ इसे, वो थाड़ा था। अलीज़े वहीं खड़ी रही। औखद ने डरते डरते अपने सर पे हाथ रखा जहाँ नकली मेंढक था। उसने उसको हाथों में पकड़ा अपने सामने किया। जो ही उसको लगा वो नकली है, ओहद का पारा आसमान को पहुंच गया था। तुम कत्ल हो जाओगे आज मेरे हाथों से, वो बोला था और उसके पीछे भागा जो नीचे तेजी से भाग गई थी। वो पेपर्स चेक कर रहा था जब अलीज़े क्रिस्टी को हाथों में लिए अंदर आ गई। क्या कर रहे हो? वो सवालिया अंदाज में बोली। औखर ने जवाब देने से इज्तनाब किया था। बताओ ना। वो उसके पास जाकर बैठ गई और उसके कंधे से लग गई। औखर ने घूरी से उसे नवाजा और दोबारा से अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। क्या है, नाराज़ हैं? जब काफ़ी देर तक उसका जवाब नहीं मिला तो अलीज़े झंझला गई थी। खुदा के लिए मेरी माँ, खामोश हो जा, कुछ देर के लिए मुझे काम करने दो। वो झंझला कर बोला। मुझसे खामोश नहीं रह जाता, प्लीज़ बात करें ना मुझसे। वो मुस्कुरा कर को बोली। उसने पेपर्स और पावर पॉइंट को एक साइड पर रखा और उसकी जाने में तवज्जो हुआ था।
बोलो क्या बात करनी है? वो संजीदा सूरत लिए बोला। कुछ भी, वो बालों को उंगलियों में लपेटे हुए बोली। देखो लीज़े, मुझे और भी काम होते हैं। हर वक्त तुम्हारी फजूल बातें ही सुननी नहीं होती, तो प्लीज़ कुछ देर तुम बाहर चले जाओ, मुझे काम करने दो। वो दोबारा से पेपर्स पकड़ते हुए बोला। अच्छा बताएं तो क्या कर रहे हैं? बगैर किसी शर्मिंदगी के वो फिर बोली। पेपर्स चेक कर रहा हूँ। वो मसरूफियत से बोला। थक नहीं जाते आप? वो उसकी जानिब देख कर बोली। वो मुस्कुरा दिया। थक जो जाता हूँ पर काम तो करना है ना। वो कंधे उचका कर बोला। उसने सर हिला दिया और उसके कंधे पर सर रख कर उसको काम करता देखने लगी। अलीज़े, तुम्हारे हस्बैंड तो इतने क्यूट हैं यार। गांव से आई उसकी कज़न रमशा ने कहा। अलीज़े जो क्रिस्टी को प्यार कर रही थी उसकी बात पर चौंकी। हस्बैंड मेरे हैं, पसंद तुम्हें आ रहे हैं? खैरियत तो है? अलीज़े आम से लहजे में बोली। अरे नहीं, सब ठीक है। वो हंसकर बोली। अलीज़े ने सर हिला दिया। तुम्हारा ख्याल रखते हैं ये? वो वर्जिश करते वक़्त को घूर कर बोली। क्यों, तुम्हें क्या है? अपनी बात का उल्टा जवाब पाकर रमशा को तब चढ़ गई थी। तुम वाकई अजट गंवार हो और ये बेचारा पढ़ा लिखा लेक्चरार। वो अलीज़े पर चोट करते हुए बोली थी। उसकी बात सुनकर अलीज़े चौंकी थी और उसको देखा था। जाने वो क्यों आज उसे कम पढ़ा लिखा होने का ताना दे रही थी। रमशा एफए पास थी जबकि अलीज़े ने मैट्रिक किया था और सरमद साहब ने उसकी पढ़ाई रोक दी थी। उसने अफसोस से रमशा को देखा। उसकी आंखें यकायक नमकीन पानी से भर गई थीं। अंदर आता ओखत चौंका। अरे क्या हुआ अलीज़े? वो फ़ौरन उसके पास आया था। मोहब्बत का रिश्ता नहीं सही, इंसानियत का तो था ना। अलीज़े ने नफ़ी में सर हिलाया। रमशा ने परेशानी से इधर उधर देखा कि कहीं वो ओखत को बता ना दे। औखत ने पास पड़े सेंट्रल टेबल से जग उठाकर उसके लिए गिलास में पानी भरा और उसको दिया। अलीज़े ने मना कर दिया। चॉकलेट्स भी दूंगा, फिर जल्दी से ले लो। तो उसने चॉकलेट्स का लालच दिया था। अलीज़े ने फ़ौरन पानी का गिलास पकड़ लिया था और घटाघट पी गई थी। रमशा रश्क से अलीज़े को देख रही थी। इस कदर खुशनसीब थी वो जो इतने बड़े घर में आई थी और उससे बढ़कर इस कदर अच्छा शौहर। चलो शाबाश, तुम सोने जाओ, अलीज़े थक गई हो। उसने अलीज़े को उठने को कहा। पर ये मेरी क्रिस्टी, इसको तो नींद भी नहीं आ रही। वो सूसू करते बोली। वो मुस्कुरा दिया। उसको मुझे दे दो, पर अगर इसको कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसने खुद को वार्न किया था। उसने सर हिला दिया। अलीज़े ऊपर चली गई। औखत, एक बात पूछूं आपसे? रमशा ने जाती हुई अलीज़े को देखकर कहा। हाँ, ज़रूर पूछो। आपको कभी अफ़सोस नहीं होता कि आपके बाबा ने इतनी कम उम्र और जाहिल लड़की से शादी कर दी, जबकि आपके भी कुछ ख्वाब होंगे? होता है कभी ऐसा मेरे साथ, मुझे ऐसा ही लगता है। मगर जो किस्मत में होता है वही मिलता है हमें। फिर चाहे हम किसी और के लिए कितनी ही एड़ियाँ रगड़ लें, मगर जो जोड़े आसमान पर बन गए वो पत्थर पर लकीर हैं। बस यही सोचकर मैं खामोश हूँ। और दूसरी बात, मुझे अच्छा लगता है लीज़े की छोटी छोटी बातों को मानना। वो न समझ सही पर है तो मेरी बीवी। मुझ पर उसके कई हकूक़ हैं जिनको मुझे अदा करना है। अलीज़ा मुझे हर हाल में पसंद है। अब वही तो मेरा नसीब है। उसने मुस्कुराकर कहा। रमशा ने गहरी सांस भरी। शायद आप ने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर ली है। हो सकता है, मगर फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो गहरी संजीदगी से बोली। उसका अंदाज़ा तो आपको बहुत जल्द हो जाएगा ओहद। वो मुस्कुरा दिया। आप फ़िक्र ना करें, अल्लाह मालिक है। वो हंस दिया। उसकी बात सुनकर रमशा को तब चढ़ गई। मुझे क्यों फ़िक्र होगी? मैं तो अलीज़ा की वजह से परेशान हूँ कि इतनी बड़ी उम्र के लड़के से उसकी शादी हो गई है। पता नहीं निभा भी पाएगी कि नहीं। ज़रूरी तो नहीं नुकसान लड़के का ही हो, लड़के का भी तो होता है। वो कंधे उचकाकर बोली। उसकी बात सुनकर बहुत सोच में पड़ गया था। खैर छोड़ें आप, उसकी फ़िक्र करने के लिए बहुत लोग हैं। आप पहले ही इतनी कमज़ोर हैं और हो जाएंगी। ओहद ने उसके कमज़ोर से जिस्म की तरफ इशारा किया और हंस दिया। रमशा शर्मिंदा हो गई थी। ओके, मैं चलता हूँ फ्रेश होने, अलीज़े को भी देखता हूँ। वो क्रिस्टी को प्यार से सहलाते हुए बोला और ऊपर चला गया। दोनों ही नकचड़े हैं। उसने तल्खी से सोचा और अपने कमरे में चली गई। बहुत गहरी नींद में सो रहा था जब अलीज़े के रोने की आवाज़ पर उठ गया। क्या हो गया है अब? सख्त चंचलाई हुई आवाज़ में वो बोला। ये मेरे पाँव में कांटा चुभ गया है। वो रोते हुए बोली। औखत बगैर शर्ट के नीचे आया और उसके पैर को अपनी गोद में रखा। उसे निकालने से पहले ही चीखों पुकार शुरू कर दी थी। अच्छा बस बस, रो मत, आराम से निकालूंगा। वो उसको तसल्ली देता बोला। नहीं, वो रोते बोली। वो हंस दिया। अरे वो देखो, वो क्या है? एकदम उखर ने परेशान से आवाज़ लिए उसकी निगाह सामने दिलाई। अलीज़ ने जो ही सामने देखा उसे उसका कांटा निकाल लिया था। हैरत अंगेज तौर पर अलीज़े को महसूस भी नहीं हुआ था। ये क्या, कब निकला? अलीज़े खुशगवार हैरत लिए बोली। वो मुस्कुरा दिया।
जब तुम सामने देख रही थी। वो मुस्कुरा कर बोला। अलीज़ा ने याहू का नारा बुलंद किया और उसको हग कर ली थी। ओहद ने मुस्कुराकर उसको देखा जो बच्चों की तरह खुश हो रही थी। उसने मुस्कुराकर उसकी कमर के गर्द बाजू हमायल कर दिए। तभी रमशा अंदर आ गई थी। अलीज़ा दूर नहीं हुई थी। सॉरी, मैं गलत टाइम पर आ गई। रमशा ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। वो हंस दिया। नहीं, आओ तुम। अलीज़ा ने घूर कर उसको देखा मगर ओहद से दूर नहीं हुई थी। ओहद ने उसकी कमर के गर्द अपना बाजू हमायल किया हुआ था और खड़ा था। ये गंदी है ओहद, मुझे जाहिल कह रही थी। अलीज़े ने मुंह बसूर कर कहा। रमशा अपनी जगह शशदर रह गई थी जबकि ओहद ने हैरानगी से उसको देखा। अरे नहीं पागल, वो तो इतनी अच्छी है। ओहद समझा था वो उसकी बातें सुन चुकी है तभी कह रही है ऐसे। अलीज़े चलो कहीं चलें बाहर, हम तीनों। तुम तैयार हो जाओ अच्छा सा। ओहद ने उसको कहा और खुद एलईडी पर खबरें लगा दी। रमशा उसका कमरा देखने लगी। वाइट और पर्पल कलर से पूरा कमरा सजा हुआ था। पर्पल कलर के दबीज पर्दे ग्लास वॉल्स पर लगे थे। जहाजी साइज बेड पर शिकन आलूद बेडशीट पड़ी थी। ड्रेसिंग टेबल पर जनाना इस्तेमाल की कॉस्मेटिक्स का साजो सामान पड़ा था। अलमारी के सामने खड़ी अलीज़े कपड़े देख रही थी। कपड़ों से भरी अलमारी में एक तरफ तमीज से अलीज़े और दूसरी तरफ अहद के कपड़े प्रेस हुए हैंग थे। उसे अलीज़े पर रश्क आया था। अलीज़े ने हल्के येलो कलर का फ्रॉक निकाला था जो बिल्कुल सादा था और ट्राउज़र। ऊपर वाइट और येलो स्कार्फ लेकर वो वॉशरूम में चली गई। रमशा, आप बोर तो नहीं हो रही? उन्होंने उससे पूछा जो कमरे को घूर रही थी। नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। थोड़ी देर बाद गन्ने लंबे बालों को कमर पर बखेरे वो बाहर आई। औखद ने उसको देखा तो देखता रह गया। रमशा नीचे चली गई। औखद मुस्कुरा दिया और उसके पास गया जो बालों को ब्रश कर रही थी। क्या कर रही हो? वो मुस्कुरा कर बोला। नज़र नहीं आ रहा? वो एक आईब्रो उठाकर बोली। औखद मुस्कुरा दिया। नहीं, तुम दिखा दो। सॉरी, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। आप अपनी आई साइट चेक करवाएं डॉक्टर से, कुछ करेगा वो संजीदगी से बोली। औखा ने सामने पड़ा डायमंड का नेकलेस उठाया जिसमें एक दिल बना था जो डायमंड का था। उसने अलीज़े की स्राहीदार गर्दन में डाल दिया था। अलीज़े ने उसको घूर कर देखा। दूर हटो, उसने घूर कर कहा। औखत फ़ौरन दूर हुआ। मुबादन वो हाथ में लिया बुर्श उसके सर में न मार दे। नीचे आ जाना, वो कहकर नीचे चला गया। अलीज़े ने झुक कर येलो ही सैंडल पहने और हिजाब पिन अप करने लगी। वो नीचे आई तो रमशा और अखद लूडो खेलना शुरू हो चुके थे। चलें? वो चह कर बोली। हूँ चलो। अखद उठते बोला। उसने वाइट शर्ट और नेवी ब्लू लेदर की जैकेट और जीन्स पहनी थी। बालों को सलीके से सेट की वो काफ़ी हैंडसम लग रहा था। अलीज़ा ने उसके हाथ में हाथ डाले जैसे कोई 5 साल की बच्ची किसी अपने के हाथ में डाल लेती है। हम कहाँ जाएंगे अहद? वो इधर उधर देख कर बोली। पार्क चलेंगे। वो आंखों पर गॉगल्स दिखाकर बोला। पर मुझे शॉपिंग भी करनी है। वो बाजिद हुई। अच्छा कर लेंगे, उसने मुख्तसरन कहा। वो गाड़ी तक पहुंच गए थे। अच्छा हो तुम तो अपनी बीवी के साथ अभी मशरूफ़ हो गए, उधर जाकर तो मुझे सरे से ही फरामोश कर दोगे। रमशा तंसिया बोली। ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता तो है इसका। वो गाड़ी का लॉक खोलते बोला। लिज़ी ने नासमझी से उसको देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, बैठो। फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर उसने लिज़ी को कहा। वो सर हिलाकर बैठ गई। रमशा भी पीछे बैठ गई। औहद ने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। औहद, वो देखो, मुझे उस झूले में बैठना है। अलीज़ा ने हवा में लहराते झूले की जानिब उसकी तवज्जो दिलाई। अलीज़ा, यार क्या बचपना है, कितनी देर से जाने तुमने कितने झूले ले लिए हैं। वो चिढ़ गया था उसकी बच्चों वाली फरमाइशों से। ओखर ने उसको डांटा। रमशा हंस दी। अलीज़ा ने मुंह बसूर लिया और जाकर सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गई। वो धीरे से उसके पास गया। तुम डर जाओगी अलीज़ा? वो नरमी से बोला। नहीं, आप जब तक हैं मुझे डर नहीं लगेगा। वो सामने देखते बोली। उसकी बात सुनकर ओखद को हंसी तो बहुत आई मगर उसने रोक ली। अच्छा चलो उठो बस। अलीज़ा ने खुश होकर उसको देखा और खड़ी हो गई। झूले की टिकट लेकर वो लोग झूले की जानिब बढ़े। रमशा ने आने से इनकार कर दिया था और वहीं बैठ गई। रोके ओहद, पहले मुझे जाने दें, वो चढ़ते हुए बोली। हाय हाय, ये खूबसूरत चेहरा। एक लड़के ने अलीज़े की जानिब फिकरा उछाला था। ओहद को बहुत गुस्सा आया था। अलीज़े उतरो, उसने सूख चेहरे से कहा। पर वो मिनमिनाई। पर कुछ नहीं, चलो, वो दबे दबे लहजे में बोला। अलीज़े इतरा चेहरा लिए नीचे आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर दूसरी जानिब आ गया। नकाब किया करो वरना तुम्हें कहीं नहीं लेके जाऊंगा मैं, उसने अलीज़े को वॉर्न किया। अलीज़े ने सर हिला दिया और स्कार्फ की एक साइड पर बचे थोड़े से दुपट्टे से निकाब करके पिन अप कर दिया। और उसको फ़ौरन मान जाने पर हैरान रह गया। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं। औखत का मूड खुशगवार हो गया था। नहीं, पैक करवा लेंगे, उसने आंखें मटका कर कहा। उसने कहा, का भी क्या फ़ायदा, तुम तो आंखों से लोगों को दीवाना बना लो। रमशा ने उसकी आंखें घुमाने पर कहा। औखत मुस्कुरा दिया था उसको देखकर। वो लोग गाड़ी की जानिब बढ़े। अलीज़ा आइसक्रीम खा रही थी। उसकी अपर लिप पर आइसक्रीम लग गई थी।
औखत जो पेपर चेक कर रहा था, जो अलीज़े पर नज़र गई तो मुस्कुरा दिया। भई बंदा तमीज़ से ही खा लेता है। वो अलीज़े को तंग करने को बोला। अलीज़े ने उसको एक नज़र देखा और फिर से मसरूफ़ हो गई। एक बात तो बताएँ, वो आइसक्रीम खाते हुए बोली। हाँ बोलो, वो मुस्कुरा कर बोला। आपकी यूनिवर्सिटी में फ़ीमेल लेक्चरार भी होंगी ना? वह मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बोली। उसने सर हिला दिया। हाँ, वो तो हैं, पर क्यों? उसने जवाब के साथ ही सवाल भी किया था। कहीं आपका उनमें से किसी के साथ कोई अफ़ेयर तो नहीं ना? उसने तीखी नज़रों से देखकर पूछा। ला हौल वला कुव्वत, शर्म कर, तुम कुछ अपने शौहर से कैसी बातें कर रही हो? वो झंझलाकर बोला। मुझे ज़रूरी लगा पूछना, वो कंधे झुकाकर बोली। और मुस्कुरा दिया। उसने लिज़ी के खूबसूरत हाथ को थाम लिया था। वैसे तुम्हारी होती अब मैं किसी और की तरफ कैसे देख सकता हूँ? वो शरारत से बोला। क्यों, शादी के बाद आपकी शक्ल बिगड़ गई है या आंखें ख़राब हो गई हैं? वो आइसक्रीम खाते हुए कंधे उचकाकर बोली। एक तो तुमसे रोमांस भी नहीं किया जा सकता। और खत चिढ़कर उसका हाथ छोड़ा, पेपर्स पर छूट गया। वो क्या होता है? अलीज़े पुनः सहकर कर बोली। अलीज़े सोच आओ, उसने रुहबदार अंदाज आवाज़ में कहा। अलीज़े ने घूर कर उसको देखा और तेज़ आवाज़ में कार्टून लगा लिए। तुमसे बात करना ही फजूल है। वो पेपर्स उठाते हुए तंग कर बोला। तो मैंने कब कहा करें? वो कंधे उचकाकर आराम से बोली। औखद ने उसको घूरा और बाहर चला गया। अलीज़ा किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। औखद यूनिवर्सिटी जाने को नीचे आया तो अलीज़ा ने अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। शायद वो झिझक रही थी। वो मुस्कुरा दिया और डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अलीज़े, नाश्ता लाओ, वो गला खंगार कर बोला। जी लाई, वो फंसी फंसी आवाज़ से बोली। जो ही वो उसके लिए नाश्ता लाई, औखद ने उसकी चूड़ियों से सजी कलाई थाम ली। अलीज़ा ने बेचारगी से उसको देखा। औखद को उस पर तरस आ गया था, तभी उसकी कलाई छोड़ दी। उसने नाश्ता देखा तो अबगाई आते आते रुकी। पराठा सारा चला हुआ और आमलेट आधा कच्चा आधा पक्का। उसने एक नज़र उसको देखा जो मुस्कुरा रही थी। आपको पता है, बाबा मेरी इतनी तारीफ़ करते थे कि इतना अच्छा नाश्ता बनाती है मेरी बेटी। वो तफ़ाखुर से बोली। वाकई इस नाश्ते पर तो फ़ख्र ही किया जा सकता है। वो बेचारगी से कहता उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ, खा तो लें? वो मुंह बनाकर बोली। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वो तंजिया कहता चला गया। कितना दिमाग ख़राब है इस खड़ूस का, चिढ़कर कहती अलीज़े वापस अंदर आ गई। पर ताया जान, वो मुझसे बात ही नहीं करते हैं। वो बेचारगी से बोली। अलीज़े, तुम्हें खुद पर ध्यान देना चाहिए, उसका ख़्याल रखना चाहिए। देखना, फिर वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने उसे समझाया। वो काफ़ी देर से अलीज़े को समझा रहे थे। ठीक है ताया जान, मैं वही करूँगी, उसने समझदारी से कहा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ ताया जान। उसने फ़ोन बंद करके बाहर देखा, जहाँ से क्रिस्टी भागी हुई आ रही थी। उसके पीछे कुत्ता, जो कल शाम में उखद लाया था, भागा आ रहा था। अलीज़े का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। औखद वो चिल्लाई थी, पर वो यूनिवर्सिटी गया था। उसने क्रिस्टी को गोद में उठाया और सोफे पर चढ़ गई। कुत्ता मुसलसल उनको देखकर भौंक रहा था, जैसे उनके नीचे आने का इंतज़ार कर रहा हो। उसने फ़ौरन आहत का नंबर मिलाया। आहत, घर आ जाए प्लीज़, वो रोते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? वो फ़ौरन परेशान हो गया था। तभी कुत्ते ने जस्ट लगाई थी। फ़ोन अलीज़े के हाथों से गिरकर टूट गया था। अलीज़े ने चीख मार कर हाथ कानों पर रख लिए। क्रिस्टी अलग म्याऊं म्याऊं कर रही थी। यार प्रोफेसर अज़हर, प्लीज़ आप लेक्चर अटेंड कर लीजिएगा मेरा, वो तेज़ी से कहता निकल गया। अरे सुनो तो, बहुत अजीब लड़का है। वो बड़बड़ाते रूम में चले गए। वो जो ही अंदर दाखिल हुआ, उसका कहका छूट गया था। अलीसी ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ था। वो कृषि को गले लगाए बैठी थी और जो ही कुत्ता भौंकता, वो भी चीखना शुरू हो जाती। हे टॉम, उसने प्यार से टॉम के बालों को सहलाते हुए कहा। वो उसका लम्स पाकर मुतमईन हो गया था। उसने टॉम के गले में बंधा पट्टा पकड़ा और बाहर बढ़ गया। अलीज़े क्रिस्टी को लिए नीचे उतरी और झाँक कर बाहर देखा, जहाँ कुत्ते को ओखत बांध रहा था। उसको उसकी जगह पर छोड़ कर आए। इतना ज़लील किया है ये कुत्ता, किसी अच्छी जगह पर आकर इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। अलीज़ा सख्त तंग आ गई थी उससे, तभी नाक चढ़ाकर बोली। औहद ने उसको घूर कर देखा। तुम्हारे कहने पर तो मैं हरगिज़ छोड़ कर नहीं आऊँगा इसे। क्यों, मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी? वो दोनों हाथ कमर पर जमा कर बोली। दुश्मनी क्या, इनफैक्ट मुझे तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन लगती हो। वो नाक से मक्खी उड़ाने के अंदाज में बोला। हाँ, शर्म आनी चाहिए आपको, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है। वो मुँह फुलाकर कहती कमरे में चली गई। अल्लाह, अब इस बला को मुझे सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करना है। वो तंग आकर कहता किचन में आ गया। बेहद भूख लगी थी, मगर फ्रिज बिल्कुल खाली था। मोहतरमा अलीज़ा ने कुछ पकाना ज़रूरी नहीं समझा था, और जो फ्रिज में पड़ा था वो उनसे यूँ फ्रिज में रखा ख़राब होता बर्दाश्त ना हुआ, तो वो भी खा गई। रमशा भी जा चुकी थी वापस गाँव। अब फिर घर खाली था, सिर्फ वो और अखद थे घर। अखद ने घूर कर कमरे के दरवाजे को देखा, जो अध खुला था। भूख से पेट में चूहे नाच रहे थे। वो ऊपर चला आया। अलीज़ा तेज़ आवाज़ की म्यूज़िक सुन रही थी। तुम्हें पता भी है कि शोहर को खाना भी बनाकर देना होता है? औहद ने कतरे गुस्से से कहा। देखें बीवी अपनी जगह, मगर मैं हर किस आपकी नौकरानी बनना पसंद नहीं करूँगी। वो हाथ उठाकर बोली। औहद का मुंह खिला खुला का खुला रह गया था। व्हाट इज़ द मीन मिस अलीज़े? खाने पका के देने से कोई किसी का नौकर बन जाता है? मुझे तो आज पता चला है ये।
वो तंसिया बोला। अलीज़ा ने तौंक कर उसको देखा। प्लीज़ उखत जी, आप ये बातें बाहर जाकर करें, मुझे डिस्टर्ब मत करें। मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ, सारे मूड का सत्यानाश कर दिया। वो और बड़बड़ाती हैंड फ्री लगा गई। ओहद कुछ देर खड़ा उसको घूरता रहा, फिर पैर पटकता नीचे चला गया। अलीज़े हंस पे आदित गुनगुनाने लगी। शाम को ओहद बाहर बैठा ठंडी हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था, जब वो धड़ाम से कुर्सी पर आकर बैठी। औहद ने हल्की सी आंख खोलकर उसको देखा, फिर दोबारा से बंद कर ली। जाहिल लड़की, वो हल्के से बोला। जाहिल लड़का, उसने भी दो बदू कहा था। अहद की दोनों आंखें फट से खुल गई थीं। तुम्हारे अम्मा अब्बा ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई कि शोर से कैसे बात करते हैं? अहद ने उसको घूर कर देख कर कहा। सिखाई तो है, पर यह भी सिखाया है कि ज़्यादा सर पर मत चढ़ाना। उसने ऐसे कहा जैसे बहुत ही अहम बात बता रही हो। वो सर पीट कर रह गया। ये गांव के लोग हद से ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। वो गुस्से से सोचने लगा। वैसे आप तो मुझे लगते भी ऐसे ही हैं, थोड़ी सी अहमियत दे दो बस सर पे चढ़ जाते हैं। वो कंधे उचकाकर बोली। तुम्हें मैं ऐसा लगता हूँ? मारे सदमे के औहद के मुंह से फंसी फंसी आवाज़ निकली। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा तो रमशा ने कहा। उसने फौरन तरदीद की। क्या? औहद का गुस्से के मारे चेहरा सुर्ख हो गया। जी हाँ, उसने सर हिलाकर कहा। वो तो खुद मुझे ऐसी लगती है। वो चिढ़कर बोला। अच्छा, मैं जा रहा हूँ टॉम को लेकर सैर पर, तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। उसने अलीज़े को खबरदार किया। अलीज़े ने सर हिला दिया। वो टॉम की रस्सी खोलता बाहर बढ़ गया। वाइट शर्ट और वाइट ही शर्ट में बालों को हाथ से सही करता वो निकल गया। अलीज़े वहीं बैठी इधर उधर देखने लगी। अलीज़े की नज़र दरख्त पर बैठी चिड़िया पर पड़ी, जो छोटी सी चिड़िया को खाना खिला रही थी। वो कुछ दाने अपने मुंह में लेती और छोटी चिड़िया के मुंह में डाल देती। हाँ, कितनी प्यारी चिड़िया है, अभी पकड़ती हूँ उसको। अलीज़े ने सोचा और फौरन दरख्त की तरफ बढ़ी। चौकीदार उसको दरख्त पर चढ़ता देखकर फौरन भागता हुआ आया। बीबी जी, ये क्या कर रही हैं आप? गिर जाएंगी। तुम पर नहीं गिरूंगी, दफा हो जाओ। अली से चिढ़कर बोली। चौकीदार उसकी बात पर शर्मिंदा हो गया। बीबी जी साक्षी मारे से नाराज होंगे, जी नीचे आ जाएं। वो परेशानी से बोला। मैं तुम्हारे सर पे इस चिड़िया का घोंसला फेंक दूंगी, चले जाओ। वो पूरी ताकत से चिल्लाई थी। उसके चिल्लाने और हरकत करने से नीचे से शाख टूट गई थी, जिसके बाद उसका पाँव लटक गया था। वो पूरी की पूरी ऊपर वाली शाख के ऊपर इंहिसार कर रही थी। हाय मुझे बचाओ बचाओ, वो चिल्लाने लगी थी। चौकीदार अलग परेशान खड़ा था कि क्या करे। उसने जोर जोर से पाँव हिलाना शुरू किए, जिसकी वजह से उसका हाथ छूट गया था और वो नीचे आ गिरी थी। मगर उसने बरवकत अपना सर ऊपर कर लिया था। अंदर आता उखद थोड़ा वो आया। ये क्या हुआ? वो चिल्लाया था। साहब जी, हमने तो मना किया था बेगम साहिबा को, मगर उन्होंने हमारा बात नहीं माना और नीचे गिर गई। चौकीदार ने डरते डरते कहा। उखद ने उसको घूरा था। मैं तो बस वो चिड़िया पकड़ रही थी। अलीज़े मिनमिनाई। बकवास बंद करो, वो धाड़ा। अलीज़े की वहीं बोलती बंद हो गई थी। दफ़ा हो जाओ तुम। उसने चौकीदार को डांटा। वो फौरन चला गया। अलीज़े सर झुकाए डर रही थी। उसके पाँव से खून रसना शुरू हो गया था। और ने एक सख्त निगाह उस पर डाली और ज़ोर से उसका हाथ दबोचा। ओहो, आराम से पकड़ना नहीं आता? अलीज़े ने दर्द से करा कर कहा। तुम इस काबिल ही नहीं कि आराम से तुम्हें ट्रीट किया जाए। कहा था तुम्हें कोई शरारत न करना, कहीं मत जाना, मगर तुम्हारी इन टांगों को सुकून ही कहाँ है? वो गुस्से से बोला। अलीज़े ने घूर कर उसको देखा। आंखें नीचे करो। उखद ने अंदर जाते उसको घूर कर कहा। उसी पल अलीज़े ने नज़रें झुका ली थीं। उसको काउच पर बिठाकर वो फर्स्ट एड बॉक्स देने चला गया। अलीज़ा वहीं काउच से सर टिकाकर बैठ गई। नींद से आंखें बोझल होना शुरू हो गई थीं। औखद ने एक नज़र उसको देखा, जो किसी भी पल सोने वाली थी, और फर्स्ट एड बॉक्स से पट्टी और स्पिरिट निकाली। उसने रुई में हल्की सी स्पिरिट लगाई और उसके जख्म पर लगाने लगा। अलीज़ा सो गई थी, तभी शोर नहीं मचाया था। उसके जख्म को साफ करके उसने पायोडीन लगाकर उस पर पट्टी कर दी। फर्स्ट एड बॉक्स बंद करके वो वापस उसको रखने चला गया। वापस आया तो वो उसी पोजीशन में लेटी थी और सोई हुई थी। काउच पर आड़ी तिरछी लेटी वो खुद से बेगाना थी। लंबे बाल किसी झील की मानद काउच से लटक रहे थे। बड़े से दुपट्टे को गले में डाले वो हल्का सा किसमिसाई। औखर ने फौरन निगाह उठाई और उसको हल्का सा हिलाया। अंदर आ जाओ लीजिए, उसने धीरे से कहा। उसने सोते हुए मना किया और उसकी जानिब पुश्त करके सो गई। चारों नाचार उसने अलीज़े को अपनी बाहों में उठा लिया था और कमरे की जानिब बढ़ गया था। अलीज़े ने उसकी गर्दन की गर्द बाहें डाल ली थी और उसके सीने से सर लगाकर सो गई थी। औखत हल्का सा मुस्कुराया और रूम का दरवाज़ा खोल कर उसको बेड पर लेटाया। उस पर ब्लैंकेट ठीक किया और खुद फ्रेश होने चला गया। अलीज़े उठी तो हल्की हल्की सुर्खी आसमान पर फैल गई थी। सूरज गरूब हो गया था। उसने इधर उधर देखा और वॉल क्लॉक पर निगाह की। 8:30 का वक़्त था। वो दुपट्टा ठीक करती और पैरों में चप्पलें अड़सती बाहर आ गई। बिखरे बालों को चूड़े में लपेटती वो सीढ़ियाँ उतरने लगी। आखिर किसी लड़की के साथ बैठा था। अलीज़े ने नासमझी से उस लड़की की कुछ देखी। जाने कौन थी वो।
وہ تیزی سے اس کے پاس گئی۔ وہ ملیحہ تھیں۔ ارے یہ کون ہے؟ ملیحہ نے ایک رشک بھری نگاہ اس کے سراپے پر ڈالی۔ یہ علیزے ہیں، میری وائف۔ اوقات نے اس کے بارے میں بتایا۔ اوقات پلیز اب جھوٹ تو نہ بولو۔ ملیحہ نے حیرت سے اس کو دوبارہ دیکھا۔ اتنی کم عمر لڑکی عہد کی بیوی ہے؟ علیزہ یکٹک اسی کو دیکھ رہی تھی۔ ایک چلن کا احساس اسے اپنے وجود میں محسوس ہوا تھا۔ اس نے گھور کر ملیحہ کو دیکھا اور ہنس دیا تھا اور اس کے پاؤں کی جانب دیکھا۔ اب ٹھیک ہو علیزے؟ اس نے استفسار کیا۔ علیزہ نے گھور کر اس کو دیکھا اور بنا جواب دیے پیر پٹکتی اوپر چلی گئی، جس کے نتیجے میں اس کا پاؤں مزید درد کرنے لگ گیا تھا۔ وہ رونے لگی تھی۔ دیکھ لو یہ چھوٹی سی لڑکی کتنی بدتمیز اور آفت ہے، عہد نے ہنس کر کہا۔ ملیحہ نے کہکا مارا۔ ایسی بات نہیں ہے عہد، ابھی چھوٹی ہے، مجھے تو اس میں بچپنا لگا ہے۔ تھوڑی سی بڑی ہوگی تو دیکھنا بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ تم خیال رکھو اس کا، بہت معصوم اور پیاری ہے۔ ملیحہ کے لہجے میں محبت تھی، اس کی منگنی ہونے والی تھی، وہ اسی سلسلے میں اس کو کہنے آئی تھی۔ عہد نے سر ہلایا۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم اپنی بیگم کے پاس جاؤ، ناراض ہو کر گئی ہے۔ وہ ہنس دیا۔ ہاں اب میری شامت آنے والی ہے۔ ملیحہ مسکراتی ہوئی چلی گئی جبکہ وہ ہنستا ہوا اوپر کمرے میں گھسا، مگر جاتے ہی علیزی نے روتے ہوئے اس پر تکیے اور کشن پھینکنے شروع کر دیے تھے۔ ارے رکو تو، ارے ارے، وہ بیچارہ ارے ارے کرتا رہ گیا تھا مگر علیزی تو سن ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اور اپنا بچاؤ کرتا ہوا علیزی کے پاس گیا جو اب گلدان پھینکنے والی تھی۔ کیوں بیوہ ہونے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ ہنس کر بولا۔ علیزی نے آنکھیں صاف کی۔ مجھ سے بات کرنے کی کوشش بھی کی نا تو آپ کو قتل کر دوں گی میں، وہ نم آواز میں بولی۔ وہ ہنس دیا۔ اچھا اچھا بس نا، سوری یار، وہ میری دوست نہیں معشوقہ بولیں۔ میرے سے تو کبھی ایسے پیار سے بات نہیں کی جیسے اس سے کر رہے تھے۔ میں تو جیسے آپ کی کچھ لگتی ہی نہیں نا، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ آخر نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ارے میری ماں معاف کرو مجھے، وہ بیچاری تو اپنی منگنی کا انویٹیشن کارڈ دینے آئی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ لیزی اس کو دیکھتی رہی۔ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ آنکھوں سے آتا نمکین پانی صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اس نے سکون بھری سانس لی، پھر اس کو دیکھا۔ عہد اسی کو ہنسی رو کے دیکھ رہا تھا۔ منہ کیا دیکھ رہے ہیں میرا؟ یہ میرا پاؤں دیکھیں کتنا درد ہو رہا ہے، دبائیں، وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے بولی۔ عہد نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم چاہتی ہو میں تمہارا پاؤں دباؤں؟ نہیں مطلب میں تمہارا پاؤں دباؤں؟ وہ صدمے سے گھنتا۔ نہیں تو کیا آپ کے علاوہ یہاں کوئی ہے؟ دبائیں نہیں تو تائی جان کو بتاؤں گی، اس نے دھمکی دی۔ عہد نے چاروں ناچار اس کے پاؤں دبانا شروع کر دیے تھے اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ صبح ان کی ملازمہ نے ناشتہ بنا کر رکھ دیا تھا، وہ ان کو جگانے آئی تھیں۔ عقد گہری نیند میں سو رہا تھا جبکہ علیزے اس کے سینے پر سر رکھ کے سوئی پڑی تھی۔ ملازمہ شرمندہ ہو گئی اور واپس جانے لگی مگر عہد کی یونیورسٹی کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اگر نہ اٹھاتی تو ڈانٹ پڑتی اور اگر اٹھا دیتی تو الگ۔ آخر وہ جی کھڑا کر کے عہد کے پاس آئی۔ صاحب جی، اس نے عہد کو کئی آوازیں دیں، وہ تو نہیں مگر علیزے جاگ گئی، مندی مندی آنکھوں سے ملازمہ کو دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، وہ صاحب جی کی یونیورسٹی کے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اچھا تم جاؤ میں اٹھاتی ہوں، وہ منہ بناتی بولی۔ وہ واپس چلی گئی۔ اس نے زور سے عہد کو جھنجھوڑا تھا۔ اس نے فوراً اٹھ کر اس کو دیکھا۔ تمیز تو تمہیں آ ہی نہیں سکتی علیزہ بیگم، عہد چیخ اٹھا۔ زیادہ باتیں نہ بنائیں، ایک تو یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھایا ہے، اوپر سے مجھے بھی سنا رہے ہیں واہ۔ وہ ہاتھ ہوا میں لہرا کر تنزیہ بولی۔ ہاں بہت بڑا احسان کیا ہے نا، وہ بڑبڑایا۔ جانا نہیں ہے؟ جب وہ 10 منٹ تک نہ اٹھا علیزہ پوچھ بیٹھی۔ جانا ہے، وہ مختصر بولا۔ علیزہ فوراً اس کے پاس آئے۔ بات سنیں، وہ بیڈ پر بیٹھا تھا، علیزہ نیچے بیٹھ کر اس کو دیکھ کر بولی۔ عہد نے اس کو گھورا۔ پہلے اوپر آؤ پھر سنتا ہوں، وہ اس کو فوراً اوپر آنے کا کہہ کر بولا۔ وہ سر ہلاتی اوپر آئی۔ اب بولو۔ عہد وہ نا، آپ تو لیکچرار ہیں، میں چاہتی ہوں میں آگے بڑھوں، مجھے بہت پڑھنے کا شوق ہے، آپ کو کبھی تنگ بھی نہیں کروں گی، وہ خوش ہوتے بولی۔ عہد نے اسے غور سے دیکھا۔ واقعی اگر وہ پڑھ لیتی تو اس وقت کافی حد تک میچور ہو چکی ہوتی۔ اچھا بس ٹھیک ہے، آج بات کروں گا میں کالج میں تمہارے ایڈمیشن سے متعلق، اس نے فوراً کہا۔ کیا واقعی؟ علیزہ کے مارے خوشی کے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ ہوں، اس نے سر ہلایا۔ آپ اتنے اچھے ہیں نا، رمشا صحیح کہہ رہی تھی، میں کتنی لکی ہوں، وہ خوش ہوتے بولی۔ عہد نے مسکرا کر اس کو دیکھا اور اس کو خود کے سے قریب کیا۔ علیزہ نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ عہد نے اس کے ماتھے پہ پیار کیا تھا۔ علیزہ نے مارے شرم کے نگاہیں جھکا لی تھیں۔ وہ مسکراتا ہوا واش روم چلا گیا۔ علیزہ نے سرخ چہرے سے اس کو جاتے دیکھا، فوراً ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلی گئی۔ وہ نیچے آیا تو علیزہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں وہ بالکل سادہ تھی۔ بریڈ پر جیم لگا ہوا تھا۔ عہد نے اس کو دیکھا جو نظریں جھکائے ناشتے میں مصروف تھی، پھر خود بھی ناشتہ کرنے لگا۔ صاحب جی دوپہر میں کیا بناؤں؟ ان کی ملازمہ شہر بانو نے اس سے پوچھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ بیگم صاحبہ سے پوچھو، وہ شرارت سے بولا۔ علیزہ نے اس کو دیکھا پھر ملازمہ کو دیکھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ صاحب سے پوچھو، وہ کندھے جھکا کر بولی۔ ملازمہ نے نہ سمجھی سے دونوں کو دیکھا۔
बताओ। वो दोनों एक साथ बोले तो दोनों ही हंस दिए। अच्छा, बिरयानी बना लीजिएगा। इस बार भी दोनों ने एक साथ कहा था, फिर एक दूसरे को देखा। मुलाजमा भी हंसती हुई चली गई थी। यार अलीज़े, तुम्हारी सिंध की ज़रूरत है। कॉलेज में ज़रूरी होती है ना, उसे नाश्ता करते कहा। वो तो बाबा के पास होगी ना, वो उसको देखते बोली। अच्छा, तो मतलब मुझे जाना होगा वहाँ। वो हाथ नैपकिन से साफ करते बोला। नहीं हमें, उसने तो सही कही। वो मुस्कुरा दिया। क्यों, तुम्हें क्या करना है? वो मुस्कुरा कर बोला। मिलना है अपनी अम्मा अब्बा से, इतना याद आते हैं वो। उदास हो गई। अच्छा ठीक है भाई, मिलवा दूंगा, उदास मत हो। वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा चलता हूँ, अभी तैयार है ना तुम? 3 बजे तक आ जाऊंगा। वो उसका गाल थपथपाता उठ गया। लीजी उसके जाने के बाद जाने कितनी देर अपने गाल पर हाथ रख के रही थी। वो आया तो अली से तैयार खड़ी थी। मीनू और वाइट शलवार कमीज में सलीके से सर पर चादर किए वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। आप आ गए? मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। पर आप वक़्त से थोड़े देर से आए हैं। कहाँ गए थे? क्यों नहीं आए टाइम पर? उसे आते ही बोलना शुरू कर दिया था। बहुत सर पीट कर रह गया। अरे मेरी माँ, सांस तो लेने दो मुझे। बताता हूँ, बताता हूँ। वो सर पर घोड़े की तरफ भागती लीजी को रोककर बोला। अली से उसको घूरा। बता भी दिए, अब 2 मिनट गुजर गए हैं। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली। ओहद ने उसको देखा जो बहुत ही बेसब्री थी। चलो मैं आता हूँ, फ्रेश होकर फिर निकलते हैं। उसके सवाल को नज़रअंदाज करके बोला। अलीज़ा ने नज़रअंदाज होते देखा तो मुंह बनाकर बैठ गई। खुद ब खुद आंसू गालों को भिगोने लगे थे। वो आया तो उसको रोते देखा। वो फ़ौरन तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरता उसके पास आया। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? वो कदरे परेशानी से बोला। आपने मुझे इग्नोर किया है। वो आंसू बहाते बोली। ओहद ने हैरानगी से उसको देखा। तुम्हें इग्नोर कब किया मैंने? दिमाग तो नहीं चल गया? वो उछल कर बोला। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आपको पता है मेरे बाबा मेरी हर फजूल बात का भी जवाब देते थे। आप तो अहम बात का भी नहीं देते। वो आंसू पूछ कर बोली। देखो बीबी, वो सब तुम्हारे मेके तक था। अब ये तुम्हारा ससुराल है और मैं तुम्हारा शोर। ताबेदारी मुझे नहीं, तुम्हें मेरी करनी होगी। अज़ी नखुवत से बोला। अलीज़ा ने कदरे हैरानगी से उसको देखा। इतने दिन अलीज़ा ने उसका ये रूप नहीं देखा था। वो बहुत ख्याल रखने वाला था, उसकी हर बात को सुनने समझने वाला, और अब कैसे कह रहा था? अलीज़ा ने भराई हुई आंखों से उसे देखा। ओहद को फ़ौरन अपने रवैये का एहसास हुआ था। अच्छा सॉरी, और तुमने कोट जर्सी कुछ भी नहीं पहना? रास्ते में सर्दी हो जाएगी। अब वो फिर से ख्याल रखने वाला ओहद बन गया था, अलीज़ा को बच्चों की तरह ट्रीट करने वाला। ऊपर कमरे में है, उसने इशारा किया। ओहद ने उसको देखा, मतलब साफ था अब ओहद को ही ऊपर जाना होगा और अलाना होगा। ओहद ने उसको घूर कर देखा और ऊपर चला गया। पीछे अलीज़ा की खिलखिलाहट ने उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। वो नीचे आया तो वो उसी का इंतज़ार कर रही थी। चलो उठो, जल्दी से पहनो ये। ओखर ने कोट उसको पकड़ाते हुए कहा। लीज़ी ने नफ़ी में सर हिला दिया। आप पहनाएं, मैं कैसे पहनूं? वो बुनवे से कर बोली। ओखर ने बहस करना मुनासिब नहीं समझा और उसको कोट पहनाने लगा। वो बटन बंद करने लगा जब उसने अलीज़े को देखा जो पाँव ऊपर किए उसके कंधे तक आना चाह रही थी। ओखद मुस्कुरा दिया। वो ओखद के कंधे से नीचे आती थी। ओखद खुद नीचे बैठ गया और उसके बटन बंद करने लगा। अलीज़े अब मुतमईन थी। चलें अब, कोट पहना कर वो बोला। अलीज़े ने सर हिला दिया और उसके साथ बाहर निकल आई। पोर्च से गाड़ी निकालते हुए उसको देखा जो दरवाजे पर खड़ी उसको बहुत गौर से देख रही थी। दरवाजे से बाहर गाड़ी के आते ही वो भागती हुई बाहर आ गई और बैठ गई। कभी तो बचपना छोड़ दिया करो अलीज़े, वो गियर बदलते हुए बोला। अलीज़े ने उसको देखा। कौन सा बचपना, मैं तो हूँ ही ऐसी। वो कंधे उचकाकर बोली। हाँ मुझे पता है, तुम हो ही ऐसी पागल। वो ड्राइविंग पर ध्यान दिए बोला। अलीज़े ने उसको घूर कर देखा और बाहर देखने लगी। अल्लाह पूछेगा तुम्हें लड़की, तुमने खाने को भी कुछ नहीं दिया, इतनी भूख लग रही है मुझे। अहद उसको घूर कर बोला। आप यूनिवर्सिटी से खाकर आए होंगे, मुझे तो यही लगा। खैर 3 घंटों में पहुंच जाएंगे, फिर खा लेना। वो आराम से बोली। अखद ने हैरत से उसको देखा। तुम्हें अपने शोहर का कुछ ख्याल भी है? वो मुंह बनाकर बोला। शोहर खुद रख सकते हैं ना अपना, रख तो मैं नहीं सकती अपना। वो मुंह बनाकर बोली। तो मतलब अब तारीख बदलेगी और बीवियों के बजाय शोहर बीवियों का ख्याल रखेंगे? वो मुंह फुलाकर बोला। तो इसमें बुराई क्या है? हम तो इतनी मासूम सी होती हैं और आप लोगों को चाहिए हमारा ख्याल रखा करें। वो बुनवे झुकाकर बोली। यार तुम तो बहुत तेज़ हो, मैं ऐसे ही तुम्हें मासूम समझता था। उखर ने अफसोस से सर हिलाकर कहा। मैंने आपको बताया है मैं मासूम हूँ। वो चिढ़कर बोली। अरे रुके, 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 अलीज़ा चिल्लाई। उखर ने गड़बड़ा कर हंगामी हालात में गाड़ी रोकी। क्या हुआ? वो फ़ौरन बोला। वो देखें, पीछे चॉकलेट की दुकान है, मुझे चॉकलेट लेनी है। उसने चेहरे पर मासूमियत सजा कर कहा। औखर ने उसको कदरे गुस्से से देखा। अलीज़े तुम आराम से नहीं कह सकती थी? तुम वाकई जाहिल हो, तुम्हें घर भी छोड़ दूंगा, अब वहीं रहना तुम, कोई नहीं आना मैं तुम्हें लेकर। औखर ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर अलीज़े खामोश हो गई थी। औखर समझा था कि शायद वक्ती गुस्से के सबब वो खामोश हो गई हैं। तभी गाड़ी मोड़कर बाहर निकल आया है।
باہر مت جانا، یہی رہنا، میں آ رہا ہوں۔ وہ اس کو کہتا باہر نکل گیا۔ علیزے کچھ دیر تو بیٹھی رہی مگر پھر ٹھنڈی ہوا کے لیے باہر آ گئی۔ عہد لاک لگانا بھول گیا تھا۔ علیزے گاڑی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی اسے بلا نظر آیا تھا۔ علیزے نے خوشی سے اس کو دیکھا اور اس کو اگر میں نے پکڑ لیا تو میں اپنی کرسٹی سے اس کی شادی کروں گی۔ بیچاری کی عمر ٹلتی جا رہی ہے۔ اس نے سوچا اور بلے کی جانب چل پڑی۔ وہ بلا بھاگا جا رہا تھا اور علیزے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آگے گھنا جنگل تھا پر علیزے کے سر پہ تو بلا سوار تھا، وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہی تھی۔ ادھر عہد نے جب دیکھا علیزے نہیں ہے، اس کی جان پر بن آئی تھی۔ یہ لڑکی نہیں سدھر سکتی، اس نے افسوس سے سوچا اور فوراً اسی راستے پر چل پڑا جدھر جنگل تھا۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے، جانے علیزے کدھر گئی ہوگی۔ وہ تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ علیزے جنگل کے بیچ آ کر رک گئی تھی کیونکہ بلا کہیں غائب ہو چکا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پورا جنگل کالا سیاہ ہو رہا تھا، روشنی مشکل ہی پہنچ رہی تھی۔ اس کی جان حلق میں اٹک گئی، جانے اب وہ کہاں سے آئی تھی۔ ادھر عقد نے اسے مزید مہلت نہیں دینی تھی اور سیدھا گولی مار دینی تھی۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ اسے جنگلی جانوروں کی غذا نہیں بننا تھا۔ عقد تو بہت اچھا تھا، کم سے کم اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سوچ رہی تھی۔ اس نے عہد کو آواز دی مگر اس کی آواز واپس آ جاتی، عہد تک نہ پہنچتی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ تبھی اسے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ وہ فوراً ڈر گئی، اگر کوئی جانور ہوا تو؟ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے ذہن میں خیال کوندا تھا کہ وہ درخت پر چڑھ سکتی ہیں۔ تبھی وہ تیزی سے درخت کے اوپر چڑھنے لگی۔ ادھر آتے عہد نے دیکھا جہاں کوئی درخت پر تیزی سے چڑھ رہا تھا۔ وہ سمجھا کوئی بندر ہوگا جو اتنی تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہے۔ تبھی وہ سب بھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ علیزے روتی ہوئی اوپر چڑھ گئی اور آواز بند کر کے بیٹھ گئی۔ تبھی عہد نے علیزے کو آواز دی، علیزے کہاں ہو یار؟ آخر وہ تھک گیا تھا، تبھی آواز میں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ علیزے کو فوراً تحفظ کا احساس ہوا۔ وہ فوراً بولی، عہد میں اوپر ہوں۔ وہ چلائی۔ عہد سمجھ گیا وہی درخت پر چڑھی ہے۔ وہ فوراً ادھر گیا۔ علیزے نے خوش ہو کر اس کو ہاتھ ہلایا۔ عہد نے اسے روکنا چاہا مگر تب تک وہ پچھلی درخت سے مگر عہد نے اس کو پکڑ لیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے ڈر رہی تھی، اس کے گلابی ہونٹ پھڑپڑا رہے تھے جیسے دعا کا ود کر رہے ہوں۔ وہ ہنس دیا، تم ٹھیک ہو علیزے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ علیزے نے ادھر ادھر ہاتھ ہلایا اور اس کو ہاتھ لگایا، اس کے بازو کو پکڑ کر ہلایا۔ عہد اس کی حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ اف، میں ٹھیک ہوں، اس نے سکھ کر سانس لے کر کہا اور آنکھیں پھٹ سے کھول دی، مگر پھر ایک دم اس کو عہد سے ڈر لگنے لگا۔ نہ جانے اب وہ کتنی سنائے گا اس کو، وہ کتنی نازک کلی کی مانند اس کی گود میں تھی۔ عہد نے اسے چیخ کر دیکھا اور پھر جنگل سے باہر راستے کی جانب بڑھ گیا۔ علیزے نے خود کو کھلا چھوڑ دیا اور اس کے گرد باہوں کا گھیرا تنگ کر دیا تھا اور اس کے سینے سے سر لگا کر سامنے دیکھنے لگی۔ عہد خاموش تھا، بالکل خاموش، کوئی ڈانٹ کچھ بھی نہیں۔ سارا غصہ ایک ہی بار نکلے گا، وہ جانتی تھی، مگر پھر بھی خاموش رہی، اسے نہیں آنا چاہیے تھا۔ عہد نے اسے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ علیزے کو چھوڑ آئے گا اس کے گھر، مگر اب وہ عہد کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کو عہد کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ اداس ہو گئی، مطلب اب وہ واپس اپنے میکے میں رہے گی اور عہد اس کو پتہ نہیں یاد بھی کرے گا کہ نہیں۔ اس نے علیزے کو لا کر پونچھ پر پٹکا اور کڑے تیوروں سے اس کو گھورنے لگا۔ پورے چہرے پر مٹی کے کالے کالے نشان تھے جیسے کسی نے مارا ہو۔ چہرے پر حد درجہ معصومیت تھی۔ وہ عہد کو پٹر پٹر دیکھ رہی تھی۔ عہد کو اس پر بے تحاشا ہنسی آئی مگر اس نے روک لی۔ اب بتاؤ تمہاری ٹانگوں کو سکون کیوں نہیں آتا؟ وہ سخت تاثرات چہرے پر سجا کر بولا۔ وہ میں تو بس، وہ تھوک نگلتے بمشکل بولی۔ کیا تم تو بس پہلے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو پھر کہہ دیتی ہو کہ میں تو بس، مطلب معصوم بننے کی ناکام کوشش؟ وہ بنوئیں سے گیڑ کر سخت لہجے میں بولا۔ علیزی نے اس کو دیکھا، پھر ایک دم رونا شروع کر دیا۔ روتی رہو، اب اندر بیٹھنا ہی تو ٹھیک ہے، ورنہ ادھر پونٹ پر ہی بیٹھی رہنا، اور جب گر جاؤ تو مجھے آواز دے دینا۔ وہ اندر بیٹھتے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ علیزی بھی وہیں بیٹھی رہی۔ اس نے جو ہی ہلکی سی گاڑی چلائی، علیزی فوراً نیچے اتری اور اندر دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ عہد نے اس کو گھور اور گاڑی چلا دی۔ باقی سارا راستہ خاموشی میں کٹا تھا۔ علیزی نے سامنے ڈیش بورڈ پر پڑی چاکلیٹس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، وہ چپ چاپ باہر دیکھتی رہی تھی۔ عہد نے ایک دو بار اس کو دیکھا، پھر وہ بھی ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ جو ہی وہ گاؤں پہنچے، سامنے ہی علیزے کے بابا بیٹھے تھے گاؤں کے کچھ لوگوں کے ساتھ۔ علیزے نے کسی پر دھیان نہ دیا اور اپنے ہی دھیان میں جا کر بابا کے گلے لگ گئی۔ اس پل عقد لب کھینچے اس کو دیکھ رہا تھا جو بابا کے گلے لگی تھی۔ گاؤں کے تین چار لوگ بیٹھے تھے، عقد کو بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ علیزے، اس نے بابا سے گلے لگی گلے شکوے کرتی علیزے کو بلایا جو سب سے بے نیاز تھی۔ اسے مڑ کر دیکھا۔ جی، وہ تابعداری سے بولی۔ اندر جاؤ، وہ تحکم سے بولا، وہ سر ہلائے چلی گئی۔ چچا جان السلام علیکم، اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ جو مسکرا رہے تھے اس کی طرف پلٹے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ مسکرا کر بولے۔ الحمدللہ، اس نے مسکرا کر کہا۔ تبریز صاحب مسکرا دیے۔ اکبر، اس سے ملو، یہ میرا داماد ہے، عقد سلیمان شاہ۔
उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। अकबर ने उठकर उनसे मुसाफा किया। तुम जाओ आराम करो, थक गए होगे, मैं ज़रा कुछ लाता हूँ। वो उठते हुए बोले, अरे कुछ मत मंगवाइए चचा जान, घर में जो है वही काफ़ी है। वो मुस्कुरा कर बोला, अरे नहीं तुम चाहो, मैं आ रहा हूँ। बस आखिर दामाद पहली दफ़ा आया है, वो भला कैसे उसको यूं ही घर में बनी सादा दाल चावल खिला देते। और शर्मिंदा होता अंदर चला गया जहाँ लीज़ा अपनी माँ की गोद में सर रख के उनसे बातें कर रही थी। वो वहीं रुक कर उसकी बातें सुनने लगा। जाने क्यों उसका दिल किया वो सुने, वो क्या कह रही हैं। अम्मा, वो बहुत अच्छे हैं। आप मेरी तरफ से बिल्कुल फ़िक्रमंद ना हुआ करें। आपने रमशा से पूछा था ना, वो तो मेरा इतना ख़्याल रखते हैं। बस वो अम्मा, मैं कभी-कभी ना शरारतें कर जाती हूँ, उनको तंग भी करती हूँ, पर मुझे कुछ कहते ही नहीं। क्यों अम्मा? वो अब उनके चेहरे की तरफ देख कर बोली। वो मुस्कुरा दी। और दरवाज़े की ओर में खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और हैरान था। क्योंकि वो तुझसे प्यार करता है लीज़े। मोहब्बत में यूँ ही तो होता है, महबूब की बातें पत्थर पर लकीर होती हैं। उनको पूरा करने में कोई आर महसूस ही नहीं होता। मोहब्बत एक नामहसूस जज़्बा है लीज़े, उन्होंने प्यार से कहा। अम्मा, तो क्या मुझे भी उनसे मोहब्बत है? वो जोश से बोली। नाज़िश हँस दी। पगली, वो तो तू ही जाने। उन्होंने उसके सर पर हल्की सी चपेट लगाई। वो एक झटके से गुज़रा था। प्यार? कौन-सा प्यार? वो तो बस उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझकर निभा रहा था। उसे वो तमाम अल्फ़ाज़ याद आए थे जो उसने अपने बाबा सुलेमान साहब से शादी से पहले कहे थे। बाबा, मैं उसे हर मुमकिन खुश रखने की कोशिश करूँगा, उसकी ज़िम्मेदारियाँ उठाऊँगा, मगर आप मुझसे ये उम्मीद हरगिज़ मत रखना कि मैं हमेशा उसका होकर रहूँ। हरगिज़ नहीं, जिस दिन मुझे अपने लिए कोई बेहतर लड़की मिली, मैं उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। वो हैरान सा खड़ा था। नहीं, मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। उसने इनकार किया, उसका दिल मुसलसल इनकार कर रहा था। वो अलीज़े से ही तो मोहब्बत करता है। औहद, वहाँ क्यों खड़े हैं? अंदर आएँ ना। अलीज़े की निगाह जूँ ही उस पर गई, उसने फ़ौरन कहा। उसकी अम्मा नाज़िश ने फ़ौरन सर पर दुपट्टा लिया था। बेटा अंदर आ जाओ, उन्होंने भी कहा। वो शिकस्ता कदमों से उनके पास आया और सलाम किया। बैठो बेटा। उन्होंने उसे चारपाई पे बैठने को कहा। वो सर हिलाता बैठ गया। मैं आती हूँ, वो कहकर अंदर चली गई। अलीज़ा ने जूँ ही उसको कहीं खोए देखा, फ़ौरन बोली, आप चुप-चुप क्यों हैं? कुछ हुआ है? गाँव देखना है क्या? वो मुस्कुराकर बोली। उसने एक नज़र उठाकर उसको देखा, जो खूबसूरत मुस्कान चेहरे पर छाए उसी को देख रही थी। उसे अफ़सोस होने लगा। हाँ ना, देखना है, तुम लेकर जाओ तो। वो मुस्कुराकर बोला। अलीज़ा बच्चों की तरह खुश हो गई। अभी चलें? वो जोश से बोली। वो हँस दिया। अभी नहीं, सुबह चलेंगे, अभी तो अंधेरा फैल रहा है, ऊपर देखो। वो उसकी नज़रें आसमान की तरफ करके बोला। उसे जाना आज ही घर था, बस अलीज़े का दिल रखने को उसने बोल दिया था। उसने अफ़सोस से सर हिलाया। पर आप परेशान ना हो, बहुत हम कल चलेंगे, मैं आपको ना सब दिखाऊँगी। वो पटर-पटर बोल रही थी। वो मुस्कुरा दिया। बस अब नहीं होता, तुमने कह दिया ना, मुस्कुरा कर बोला। अलीज़ा ने सर हिला दिया। तभी तबरेज़ साहब हाथों में कई शॉपर्स लिए अंदर आए। वो फ़ौरन फ़िक्रमंदी से उनकी जानिब बढ़ी। अब्बा, ये तो इतना भारी है, मुझे दे, मैं ले जाती हूँ। वो फ़ौरन उनके हाथ से शॉपर्स लेकर बोली। औक़ा ने उसका चेहरा देखा जहाँ फ़िक्रमंदी के तासुरात थे। अरे मेरी शहज़ादी, रहने दे तू, मैं उठा लूँगा। वो हँसकर बोले। नहीं बस, मैं ले जाती हूँ। वो अंदर चली गई। वो आखिर तक उसको देख रहा था। उसको लगा था अब वो अलीज़ा से जान छुड़ा लेगा, उसे यहीं छोड़ जाएगा, मगर अब जाने क्यों उसका दिल उसको मना कर रहा था। देखा, कितनी पगली है, ज़रा-सी बात पर फ़िक्रमंद हो जाती हैं। वो हँसकर बोले। उसने सर हिलाया। और तुम्हें तंग तो नहीं करती ना ये? बेटा बचपना है इसमें थोड़ा-सा, तभी शरारतें कर जाती हैं। दूसरा एक ही औलाद थी हमारी, तो बस प्यार से पाला है उसको हमने। अगर कभी तंग करे तो नज़रअंदाज करना, बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। वो उसको धीरे-धीरे समझा कर बोले। औक़त ने उनको देखा। चचा जान, आप परेशान क्यों होते हैं? अलीज़ा बहुत अच्छी हैं। मुझे उसकी कोई शरारत बुरी नहीं लगती। हाँ, बचपना तो है उसमें, मगर मैं जानता हूँ, पढ़ेगी आगे तो मैच्योर हो जाएगी। वो खुद नहीं जानता था ये अल्फ़ाज़ उसके दिल से कैसे निकल रहे हैं। उन्होंने हैरत से उसको देखा। क्या मतलब? तुम उसे पढ़ा रही हो? वो हैरत से बोले। चाचा जान, मैं चाहता हूँ अलीज़ा पढ़े, मेरे ही कॉलेज में पढ़ेगी। मैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, कोशिश करके अलीज़ा की क्लास में भी पीरियड ले लिया करूँगा। उसका ख़्याल रखूँगा, मेरी ज़िम्मेदारी है अलीज़ा, आप लोग परेशान ना हों। वो मुस्कुराकर बोला। उनके दिल को सुकून मिला था। इतने में अलीज़ा सब ट्रे में सजा कर ले आई थी। साथ ही नाज़िश भी आ रही थी। उन्होंने किचन में रिज़ी को बहुत समझाया था कि वो अब बचपना छोड़कर समझदार बन जाए। वो सर पर दुपट्टा जमाए बाहर आई थी और ख़त तबरेज़ से बातों में मगन था। उसकी आँखें आने पर चौंका। नाज़िश मेज़ ले आई थी, उसने सब मेज़ पर रख दिया और खुद खड़ी रही। वो 5 मिनट तक तबरेज़ के साथ मगन रहा, फिर उसको देखा जो खड़ी हुई थी। बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? उसने अपने पास उसकी जगह बनाई। वो अम्मा ने कहा था, आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम नहीं करना। वो गहरी संजीदगी से बोली। औहद ने मुश्किल अपनी हंसी रोकी और नाजिश को देखा जो अलीज़े को घूर रही थी। ये नहीं सुधर सकती, उन्होंने तंग कर कहा। वो हंस दिया। अभी हो जाएगी समझदार, इतनी जल्दी क्या है?
وہ ہنس کر بولا، پر پھر بھی تنگ آ جاتے ہوں گے تم بھی بہت کبھی کبھی۔ وہ شرمندگی سے بولی۔ ان کی بات پر تبریز نے بھی اس کی جانب دیکھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، وہ ہنس کر بولا۔ لیزی نے مسکرا کر اس کو دیکھا تھا۔ اماں، مجھے اپنی سہیلیوں سے بھی ملنا ہے، وہ اب کی سنجیدگی سے بولی جو اس کی شخصیت کا ہرگز خاصا نہیں تھا۔ علیزے، کل مل لینا، تم تو یہی ہو نا؟ میں جا رہا ہوں کیونکہ مجھے لازمی یونیورسٹی جانا ہے۔ وہ اس کو روک کر بولا، پر بیٹا دیکھو رات ہو گئی ہے، اس وقت مناسب نہیں لگ رہا مجھے۔ تبریز آسمان کی جانب دیکھ کر بولے۔ علیزے فوراً چونکی تھی۔ نہیں میں بھی جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ فوراً بولی۔ تم رہو ابھی کچھ دن یہاں، اتنے دنوں بعد آئی ہو تم یہاں۔ وہ اس کو روک کر بولا۔ نہیں نہیں اماں، انہیں کہے نا میں نے بھی جانا ہے، وہ ضد کر کے بولی۔ اسے عہد کی گاڑی میں کی ہوئی بات اب تک یاد تھی۔ ارے رک جانا یہاں، بعد میں چلی جانا، آ جائے گا لینے۔ ان کی بات پر علیزے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نہیں آئیں گے لینے مجھے، یہ نہ لے جانے کے لیے تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں پر لانگتے اوپر چلی گئی۔ وہ حیران پریشان سے اس کو دیکھ رہا تھا جو اوپر چلی گئی تھی۔ تبریز نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ جاؤ بھائی، لے جاؤ اپنی بیگم کو، اب اس کا تمہارے بغیر دل نہیں لگتا۔ وہ مسکرا کر بولے۔ عہد کے چہرے پر خود ہی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اوپر چلا گیا جہاں علیزے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ پیچھے سے عہد نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ ہزاروں میں بھی اس کے لمس کو پہچانتی تھی۔ پیچھے نہیں مڑی، یوں ہی بیٹھی رہی۔ ناراض ہو؟ وہ مسکرا کر بولا اور اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ چوندھویں کی چاند کی روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، گال سرخ ہو گئے تھے۔ تو کیا نہ ہوں؟ آپ مجھے خود سے دور کر رہے ہیں؟ وہ مزید آنسو آنکھوں میں لائے بولی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہو گیا تھا۔ وہ اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی؟ میں کب کر رہا ہوں؟ میں تو اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ تم یاد کرتی تھی اپنے گھر والوں کو، تبھی سوچا کچھ دن تمہیں یہاں چھوڑ دوں۔ اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں یاد آتے ہیں وہ بھی، پر آپ سے زیادہ نہیں۔ وہ آنسو صاف کر کے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ یہ تم اتنی بڑی بڑی باتیں کب سے کرنے لگی؟ وہ مسکرا کر بولا۔ اسے عہد کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ جب سے آپ سے محبت ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ عہد میں اتنی بھی بچی نہیں تھی جتنی آپ سمجھتے تھے، بس آپ کی میری ہر خواہش کو ماننے والی باتیں مجھے ضد اور بچوں والی حرکتیں کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا میں آپ سے اپنی ہر بات منواؤں۔ وہ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کر کے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ پگلی، تم ایسی حرکتیں نہ بھی کرتی تب بھی میں تمہاری ایسی ہی تمام ضدیں پوری کرتا۔ اس نے علیزے کو پاس لا کر کہا تھا۔ جھوٹے، تبھی چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ وہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی اور اس سے دور ہو گئی تھی۔ جی نہیں، میں تو خود اپنی لیزے کے بغیر نہیں رہ سکتا، پھر کیسے چھوڑ جاؤں؟ وہ اس کے ماتھے پر پیار کر کے بولا۔ علیزے نے بھیگی آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس کی بھیگی پلکیں اٹھیں۔ جی بالکل، اس نے اس کے آنسو صاف کر کہا اور اس کو گلے لگا لیا تھا۔ علیزے خوشی سے اس کے سینے پر سر رکھ کے رو دی تھی۔ عہد کی شرٹ بھیگ گئی تھی۔ اب بس بھی کر دو، سارے آنسو میری بیچاری شرٹ پر ہی بہانے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ لیزی نے پاس پڑا پانی کا گلاس اٹھایا تھا اور بنوئیاں چکھائی تھیں۔ اچھا اچھا میری ماں، سوری سوری، یہ نہ کرنا، وہ فوراً دور ہو کر بولا۔ علیزے نے کھلکھلا کر گلاس رکھ دیا تھا اور خود اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی پیاری ہنسی تھی نا اس کی، اللہ نظر نہ لگائے کسی کی۔ علیزے نے شرارت سے کہا۔ وہ ہنس دیا۔ بالکل نہیں، میں اپنی نظر کو بھی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ تمہیں لگے، وہ آنکھ مار کر بولا۔ علیزے کھلکھلا دی اور اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ اور خود نے مسکرا کر اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کو خود میں مزید کھینچ لیا۔ ناول اچھا لگا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کی سپورٹ کی بے حد ضرورت ہے، پلیز ہیلپ کر دیں، کوئی ایشو نہیں ہے تو بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور اپنا بھی خیال رکھیے گا۔ جی اللہ حافظ ایوری ون۔